कई चीज़ों का खुलासा किया है अभी और लोगों को नई जानकारी दी है। क्या लग रहा है कि इसका खेल कब से चला आ रहा है और ऐसा आप किस तरह से और आगे करने वाले हैं? देखिए, अगर एक शरारत करने का इक्विपमेंट या औज़ार या हथियार किसी के पास आ जाए तो वो उसके हाथ में हो जाता है कि वो कब कब कितना कितना इसके साथ शरारत कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि ये हथियार तो बहुत दिन से है, मतलब 2000 से ही लोगों के हाथ में है, सरकारों के हाथ में है, लेकिन कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन का रहता था। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट है उसको भी एक तरीके से मोनोपोलाइज़ कर लिया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ जाके जो अपॉइंटमेंट हुई है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है। तो इस तरीके से मिसयूज़ करने के लिए 2014 के बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो गई है, क्रिएट भी हो गई है और ज़्यादा मिसयूज़ हुआ भी है। और उसके इफ़ेक्ट्स आप लोग देख ही रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बताई जाती है, वोट्स के नंबर नहीं बताए जाते और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाती है। मतलब एक तो पहली बेईमानी तो यही है कि जिस चीज़ से परसेंटेज निकाली जाती है वही नहीं बता रहे, प्राइमरी जो डेटा है वो नहीं बता रहे, वोट्स का परसेंटेज बता रहे हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं और उसके बाद वो भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें साफ दिखाती हैं कि इसमें धांधली पूरी ताकत से की जा रही है। सर, एक सवाल ऐसा है कि चुनाव आयोग के इसमें शामिल होता है, जो ईवीएम पे छेड़छाड़ होती है तो उसमें चुनाव आयोग के शामिल 100% बगैर चुनाव आयोग के, राजीव कुमार जी के और उनके जो दूसरे चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी हैं सेंट्रल लेवल पे, वो मेन कॉन्स्पिरेटर होते हैं। जो लोकल लेवल पे भी उनके अधिकारी होते हैं उनको भी ये अपने साथ शामिल करते हैं। लेकिन ज़्यादा अधिकारी, इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं एक्चुअली। सेंट्रल लेवल से भी इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, स्टेट लेवल से और बूथ लेवल से भी मैनिपुलेशन होने के अलग अलग तरीके हैं। वो डिटेल में हमने आज यहाँ बताए भी हैं, अगर आप कहेंगे तो हम आपको फिर बता देंगे। मोदी साहब कहते हैं कि जहाँ जीत होती है हमारी वहाँ पे जो लोग हैं वो हल्ला नहीं उठाते, लेकिन जहाँ हार हो जाती है तब वो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। इसको क्या कहेंगे? अब ये आमदार साहब मरकटवाड़ी के थे, वो तो जीते हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। अब मोदी जी क्यों भाग रहे हैं? ये सब देखिए, उनकी बातों को अगर ना लगा के नहीं पढ़ेंगे आप, मोदी जी के जो भी वो बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। अगर आप ऐसे उनकी हर स्टेटमेंट को पढ़ना चाहेंगे तब आप उनकी मतलब समझ पाएंगे। आरएसएस और बीजेपी में ट्रेनिंग ही यही दी जाती है कि हर चीज़ में झूठ बोलो, इतना मजबूती के साथ झूठ बोलो कि सच भी आपके सामने फीका पड़ जाए। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही हो रही है, जो सच बोलने वाले लोग हैं ना, वो इतना डर डर के सच बोलते हैं कि वो ऐसे लगने लगता है कि सच ही झूठ है। और झूठ बोलने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग इतनी मजबूती से झूठ बोलते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका वही है जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं 4000 किलोमीटर चाइना मोदी जी की वजह से खा गया, और मोदी जी कहते हैं ना कोई 1 इंच अंदर आया ना कोई बाहर गया। तो इस प्रकार के झूठ बोलने के जो कैपेबल हैं लोग, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? लेकिन कांग्रेस बोलते है कि झारखंड में तो कांग्रेस ही आई है, तो वहाँ क्या ईवीएम से कुछ छेड़छाड़ हुई नहीं है? बिल्कुल छेड़छाड़ हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। झारखंड में क्योंकि सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी, तो मैंने अभी आपको बताया ना, सेंट्रल लेवल से जो बेईमानी होती है वो हो पाई, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ जहाँ आरएसएस के ऑफिशियल्स थे वहाँ हो पाई, जो जेएमएम के भी तो कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो उनके अधिकारी ईमानदारी से काम किए होंगे, उस वजह से झारखंड जीते हैं। दूसरा, जितने मार्जिन से और जितनी सीटें झारखंड में भी जीतनी चाहिए थी वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। बीजेपी की वहाँ 10 सीटें नहीं आनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की मेरे ख्याल से 50 सीटें भी आ जाएं तो बहुत बड़ी हैरानी की बात होगी अगर मतपत्र से चुनाव होंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ मतपत्र से चुनाव होने में सारी गड़बड़ी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है, दूसरी गड़बड़ियाँ भी हैं। लेकिन ईवीएम से इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि ये सरकार जो बन रही है बीजेपी की बार बार, वो रुक सकती है। उसके बाद जो दूसरी सरकारें आएंगी वो डेफिनेटली जो बाकी धांधलियाँ हो रही हैं उनको रोकेंगी।